डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर की जो अगली वाली क्लास है आपकी क्लास नंबर 10, आज हम वापस इसको पढ़ेंगे। और 9 क्लास में आपकी लगभग 90% जो आपकी पहली यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। सारी की सारी क्लास है आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको पता है, तो आप हर एक क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। अब ये लगभग मान के चलो 2 क्लासों में आपके बीएड वालों की यूनिट फर्स्ट क्या हो जाएगी, आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 2 क्लास और होगी फर्स्ट यूनिट आपकी, ठीक है। और बीएससी वालों के क्या है कि बीच में से, जैसे आपके काइनेटिक थ्योरी का पोर्शन कम है, आपके बीएससी वालों को काइनेटिक थ्योरी का पोर्शन नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि पूरा मिर्च मसाला चल रहा है। बीएड वालों के जो चल रहा है वो पूरा मिर्च मसाला, मतलब काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स दोनों ऐड करके चल रही है। जैसे मैंने आपको जूल थॉमसन प्रसार जो मैं आपको टॉपिक करा था पिछले क्लास में, तो उसमें अपन ने देखा कि मैक्सवेल रिलेशन काम आ गए, एंट्रोपी काम आ गए, ये सारे थर्मोडायनेमिक्स के जो आपके बीएससी वालों को स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन इनके यहाँ पर ऐड हो गए। तो आपके भी टॉपिक वो के वही है, आपको भी क्या करना है, वो टॉपिक ऐड करना है। जैसे आज जो टॉपिक होगा वो आपके बीएससी वालों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लाइक करके उसको छोड़ दीजिए। तो आज अपना टॉपिक है घेसु का गत्यात्मक मॉडल। घेसु का गत्यात्मक मॉडल पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। किस प्रकार एक मॉडल अपन लेंगे और उस मॉडल को अपने को पढ़ना है, ठीक है। एक मॉडल होगा अपने सामने और उस मॉडल का प्रोसेस किस प्रकार होता है वो अपने को देखना है। पूरा एक मॉडल है, थ्योरी अपन लिखेंगे, थ्योरी का टॉपिक है पूरा, है ना। फिर इससे अपने पास प्रेशर का फॉर्मूला आएगा कि दाब किस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो आप, मैं लिखता हूँ, आप लिखना कि घेसु के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, घेसु के इस मॉडल के अनुसार, जो गत्यात्मक मॉडल है उसके अनुसार, घेसु के इस मॉडल के अनुसार, घेसु के इस मॉडल के अनुसार गैस के अणु, गैस को अणु का समूह माना जाता है। एक पूरा ग्रुप है ना, पहले मैं थ्योरी लिख देता हूँ यहाँ पर। गैस को अणु का समूह माना जाता है। एक बात और बता दूंगा, ये टॉपिक आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से बहुत पुरानी बुक्स में जाकर मैंने ये वो टॉपिक यहाँ से लिया है। ये आपको यूनिट फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट होती है बीएड वालों के, और उसमें फर्स्ट टॉपिक यही है, काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेज। घेसु का एक मॉडल है जो अपने को बताना है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, किस प्रकार मॉडल उसने बताया, मॉडल की परिकल्पना कैसे की, वो उसके बारे में अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो गैस को क्या कहते हैं, अणु का एक ग्रुप माना जाता है, जिसमें अणु, जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस, जिसमें अणु सतत, यादृच्छिक, अणु सतत, यादृच्छिक यानी क्या होता है, इधर उधर, और अव्यवस्थित, वे अव्यवस्थित गति करते हैं, अव्यवस्थित गति करते हैं, ठीक है। यहां तक देखिए आप। वापस आगे क्या हो जाएगा, गतिशील अणु, जो अणु गतिशील है वो गतिशील अणु भौतिकी यानी फिजिक्स और स्टैटिकली, भौतिकी तथा सांख्यिकी, गतिशील अणु भौतिकी तथा सांख्यिकी नियमों का पालन करते हैं। उसका वो क्या करेंगे, पालन करेंगे, पालन करते हैं, ठीक है। और एक लाइन और लिखेंगे अपन, वो लिखेंगे किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा गतिशील अणु की गतिज ऊर्जा होती है। जो अणु गतिशील उसकी क्या होती है, गतिशील, गतिशील अणु की गतिज ऊर्जा होती है। आपको फेस आ रही हो, ये ठीक है। थ्योरी क्यों लिखा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला है, अभी भी बोलूँगा, ये आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, बुक्स में बहुत लेंथी लिखा हुआ है, उसमें से मैं शॉर्ट करके लिखा रहा हूँ, ठीक है। और थ्योरी लिखाने का मतलब ये है कि आप नोट्स बना लो, और नोट्स बनाने के बाद, क्योंकि जब आपका जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो आपको इससे आगे का टॉपिक करवाए जाएंगे, क्योंकि अपने पास क्या रहेगा, टाइम करने में
टाइम कम रहेगा और कम टाइम में अपने को सिलेबस करना होगा, तो आपको मैं सारी क्लासें यहाँ मिल जाएगी, नोट्स समेत पूरी क्लास लिख दी, पूरी क्लास मिल रही है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ से कर लेना, उसके बाद आगे की क्लास अपन जैसे देखा जाएगा वो अपन पढ़ेंगे आगे सिलेबस। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, वापस देखिए आप गत्यात्मक मॉडल में अपने को क्या लिखना है कि गत्यात्मक मॉडल के अंदर क्या होता है, गैस के इस मॉडल में या इस मॉडल के अनुसार गैस को अणु का समूह माना जाता है। आपको पता है एक गैस होती है जो बहुत सारे अणु से मिलकर बनती, बहुत सारे अणु होते हैं उसके अंदर, यहाँ पर अणु लिखा हुआ है ना, गैस बहुत सारे अणु से मिलकर बनी होती है। और वो जो अणु होते हैं, आगे क्या लिखा है, जिसमें अणु होते हैं वो सतत एक प्रकार से कंटिन्यूस यादृच्छिक इधर उधर और अव्यवस्थित गति करते रहते हैं। भाई बहुत सारे अणु, कोई अणु इधर जा रहा है, कोई अणु इधर जा रहा है, कोई अणु ऐसे इधर जा रहा है, तो चारों तरफ क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और गतिशील अणु क्या करते हैं, भौतिकी और सांख्यिकी नियमों का पालन करते हैं, फिजिक्स और स्टैटिकल जो भी नियम होते हैं उनका क्या करते हैं, ये पालन करते हैं। और किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, गतिशील अणु की गतिज ऊर्जा होती है। बस ये चीज़ ध्यान रखना आप, कोई भी गैस है उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिशील अणु की गतिज ऊर्जा, क्योंकि गैस ये इसके अंदर गैस भरी हुई है और यहाँ पर आपके अणु क्या एक तरह से गतिशील है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए वापस, अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा अपना, एक पॉइंट तो ये हो गया अपने को। आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी, किसी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके अणु की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फॉर्मूले में ये चीज़ आपकी काम आएगी। वापस अगली लाइन क्या लिखेंगे अपन, वो हो जाएगी आपकी अणुओं के जो आपके मॉलिक्यूलर हैं, अणु के वेगों का वितरण जो वेलोसिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं अपन। वेगों का वितरण टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ताप पर निर्भर करता है। इस लाइन को वापस देखिएगा आप, ये कोई पर्टिकुलर अपने पास सिस्टम है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस, ठीक है। और गत्यात्मक मॉडल को अपन ने कैसे बताया कि ये गैस है जो बहुत सारे अणु से मिलकर बनी है, तो इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, गैस है, बहुत सारे अणु आपके क्या हो गए, इनसे मिलकर बनी हुई है। तो ये कंटिन्यू गतिशील है, ये इधर से इधर चारों तरफ जा रहे हैं, तो आपको पता बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो इनका आपको वेग बताना है। सब मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, अलग अलग वेग हो जाएगा। पर्टिकुलर अगर एक मॉलिक्यूल होता है तो अपने को पता है उसकी वेलोसिटी अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अपने पास बहुत सारे अणु हैं जो एक तरह से इस पूरे सिस्टम के अंदर इधर उधर क्या करें, गति करें, तो इसकी अपने को वेलोसिटी बताने के लिए क्या करेगा, टेम्परेचर का यहाँ पर यूज होगा। अब टेम्परेचर का यूज कैसे होगा वो अपन फॉर्मूला निकालेंगे तब आएगा, लेकिन पहले अपने को लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में मैंने आपको पहले भी बताया लैंग्वेज, और लैंग्वेज से फिर क्या बनता है आपका फॉर्मूला, है ना, आता है। तो एक लाइन आपकी क्या होगी कि अणु के वेगों का वितरण किस पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करता है। अब आगे क्या लिखेंगे, वापस इसी में आगे, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाने पर जो अणु की काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी वृद्धि होगी। ताप बढ़ाने पर अणु की गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, वो भी इंक्रीज होगी। क्यों हो रही कि टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रही है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पूरा फॉर्मूला किस पर डिपेंड कर रहा है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग पर पूरा फॉर्मूला आपका डिपेंड कर रहा है। और वेग पूरा किससे आ रहा है, अभी अपन ने पढ़ा पहले वाली लाइन, टेम्परेचर से। वेग पूरा आपका किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे। तो यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अपन किसी गैस का, ये पूरी गैस है, यहाँ पर अगर आपने बर्नर ऑन कर दिया, बर्नर ऑन करने का मतलब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो जब आपने कोई चीज़ देखी हो, जैसे आपने पानी मान लेते अपन, जब आप पानी को आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो इसके अंदर क्या होता है, बुलबुले उत्पन्न होते हैं। बुलबुले मतलब एक तरह से वो मॉलिक्यूल ही है, वो उसके क्या है, अणु है। तो गैस के अणु क्या होते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के अणु की क्या बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने का मतलब वेग बढ़ेगा, स्पीड बढ़ने का मतलब ही क्या होगी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यानी सेकंड लाइन क्या होगी आपकी, ताप बढ़ाने पर अणु की काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है। आइए अगली लाइन लिखते हैं अपन, अगली लाइन हो जाएगी आपकी, जो गैस का वॉल्यूम है वो निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है।
गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं हो रहा है? निश्चित क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन ये हो गया कि आपको पता है अणु चारों तरफ गतिशील है। अगर एक जगह रुके होते हैं तो उसका अपन वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक जगह रुके नहीं है तो इसका आयतन क्या हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है। ये थ्योरी देखो मैं आपको वापस बताऊंगा, ये लैंग्वेज अपन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला इसी से निकलेगा। और ये आपका मॉडल से अगर आपको अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से आपके बीएड वालों के ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया यूनिट फर्स्ट में, तो इस साल इसकी श्योरिटी बन सकती है कि ये जो आपका मॉडल है ये किस प्रकार, ये आप इस मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी प्रकार अपने को पॉइंट टू पॉइंट अपने को क्या लिखना है। तो अभी अपन ने क्या देखा कि गैस का जो मॉडल होता है उसके अंदर गैस होती है, वो बहुत सारे अणु से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। अणु का क्या एक प्रकार से ग्रुप है, और वो अणु उस मॉडल के अंदर इधर उधर अनियमित क्या करते रहते हैं, कंटिन्यू गति कर सकते हैं। तो फिर अपन वापस आगे बढ़ा कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, अणु की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये हो गए आपके 3-4 पॉइंट। फिर उसके बाद अपन आगे क्या पढ़ा कि अणु का जो वेग वितरण, अपने को वेग को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस पर डिपेंड करेगा, ताप पर डिपेंड करता है। फिर वापस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अणु की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और गैस का पर्टिकुलर आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, फिर वापस आगे चलिए आप। हाँ, गैसों के उपरोक्त गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, एक लाइन और लिखेंगे अपन, गैसों के उपरोक्त गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गैसों के उपरोक्त गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, उपरोक्त गत्यात्मक मॉडल के अनुसार गैस के प्रेशर, दाब गत्यात्मक मॉडल के अनुसार गैस के दाब, ताप तथा विभिन्न गैस नियमों आदि की व्याख्या की जा सकती है, तथा विभिन्न गैस नियमों आदि की व्याख्या की जा सकती है, विभिन्न गैस नियमों आदि की व्याख्या की जा सकती हैं। ठीक है, अब आपको ऐसे कैसे लिखना है, गैसों का गत्यात्मक मॉडल क्या होता है। तो गैसों का गत्यात्मक मॉडल में जो भी मैंने आपको लिखा है वो लिखना है, एक डायग्राम बनाना। बुक्स में बहुत लंबा चौड़ा है, मैंने बिल्कुल उसमें से पॉइंट उठाकर और आपको लिखा है। आपको पता है आपने यूनिट के अंदर क्वेश्चन देखे होंगे, आप आपके पुराने क्वेश्चन उठाना, बीएड का जो पेपर आता है वो यूनिट 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक बड़ा क्वेश्चन होगा वो पूरा 8 नंबर का होता है, और इसके इंटरनल चॉइस में एक क्वेश्चन और होता है, मतलब एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक करना। लेकिन उसमें आप देखना एक में भी 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछ गया, एक छोटा सा शॉर्ट नोट टिप्पणी दे दी और एक आपको बड़ा दे दिया। टिप्पणी देने का मतलब एक 3 नंबर का कर दिया और एक क्या कर दिया, 5 नंबर का। तो आपको 3 नंबर में ये पूछ सकते हैं कि गैसों का गत्यात्मक मॉडल क्या है, तो आपको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ कि अपन क्या कर सकते हैं, इस गत्यात्मक मॉडल के अनुसार गैस के दाब, अभी अपन प्रेशर का फॉर्मूला निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो आपके कैसा आता है, पूरा फॉर्मूला पर निकालेंगे। टेम्परेचर निकालेंगे और अलग अलग गैस नियम, गैस नियम का मतलब बोयल नियम, चॉल्स नियम, अवोगाद्रो नियम, ये डाल्टन का आंशिक दाब नियम, ये सारे नियम आपके यही निकलते हैं। तो आदि की अपन क्या व्याख्या कर सकते हैं। इसमें आपको एक डायग्राम और बनाना है, फिर डायग्राम बना के ये आपका मॉडल के बारे में अपन लिख लिया। टॉपिक यही चलेगा पूरा, लेकिन अपन सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ेंगे। गैसों का गत्यात्मक मॉडल क्या होता है, फिर इसको हम पढ़ेंगे इसकी परिकल्पना, इसकी क्या क्या परिकल्पनाएं दी गई। आइए आगे। आगे का आपका हो जाएगा, एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। डायग्राम आपका हो जाएगा, ये आपको डायग्राम बनाना है ना, ये इसके अंदर अणु क्या हो रहे, कंटिन्यू अनियमित यादृच्छिक गति कर रहे हैं। ये आपके अणु कंटिन्यू, एक अणु को ले लिया अपन, ये एक्सरे बहुत सारे अणु, लेकिन अपन ने क्या ले लिया, एक अणु को ले लिया। तो कंटिन्यू क्या करें, अनियमित इधर उधर यादृच्छिक क्या करें, गति करें। ठीक है, ऐसे अपन बता सकते हैं। तो आपके अणु अनियमित यादृच्छिक, एक अणु को ले लिया, एक अणु देखो कितनी प्रकार, इधर से उधर गया और कंटिन्यू क्या कर रहा है, यादृच्छिक गति कर रहा है। ठीक है, अब हो गया आपका ये डायग्राम, आपको ऐसे बनाना है। अब अपन करेंगे इस मॉडल की परिकल्पनाएं, इसकी परिकल्पनाएं क्या क्या दी गई। तो इसी के अंदर आपकी हेडिंग होगी कि
गैसों के गत्यात्मक मॉडल की परिकल्पनाएं, क्या क्या रिप्रेजेंट दिया गया। तो गैसों के गत्यात्मक मॉडल की परिकल्पनाएं, क्या इमेजिन किया गया, गत्यात्मक मॉडल के लिए क्या इमेजिनरी किया गया। तो पहला जो इसने दिया गया इमेजिनरी, वो क्या दिया गया इसमें, एक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों, एक गैस क्या होती है, बहुत ही छोटे छोटे कणों, अत्यंत सूक्ष्म कणों जिन्हें मोलिकुलर्स बोलते हैं अपन, अणु, अत्यंत सूक्ष्म कणों जिन्हें अणु कहते हैं। एक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों जिन्हें अणु कहते हैं से बनी होती है, जिन्हें अणु कहते हैं से बनी होती हैं, उनसे क्या होती है, बनी होती है, तथा गैस के सभी अणु एक समान होते हैं, तथा गैस के सभी अणु एक समान होते हैं, बिल्कुल इक्वल होंगे, गैस के सभी अणु एक समान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन रहे, ध्यान रखना। पहला मॉडल था, आपको तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि गैसों के गत्यात्मक मॉडल के बारे में बताइए, तो आपको अभी अपन ने पहले जो क्या वो कवर करना। ये और ही उसकी इमेजिनरी, उसने क्या क्या परिकल्पना की उसके बारे में, जो अपन ने पढ़ा ना उसका पॉइंट टू पॉइंट अपन क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सार बता रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने गैसों के गत्यात्मक मॉडल की इमेजिनरी करके पॉइंट बताए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वापस आपका अलग बन सकता है। मैंने आपको पहले बताया यूनिट फर्स्ट में जो आपको क्वेश्चन आता है, आप पीछे के पेपर उठा के देखना, एक क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे आपका एक पूरा क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, बीएड सेकेंड ईयर वालों को जो पेपर बनता है, यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक करना पड़ता है इंटरनल। ठीक है, तो एक पूरा क्वेश्चन 8 नंबर का होता है, तो अब ये क्वेश्चन 2 प्रकार से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स दे दिया तो आपका 3 नंबर दे दिया, तो एक क्वेश्चन आपको क्या कर देंगे, बढ़ा दे देंगे, वो कितना हो जाएगा 5 नंबर का। तो अगर आपको 3 नंबर में पूछ लिया कि गैसों के गत्यात्मक मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए, पूछेंगे, इस बार 101% श्योर है, क्योंकि पिछली बार से 2 पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता। इस बार आपका क्वेश्चन बनेगा कि गैसों के गत्यात्मक मॉडल की परिकल्पना कीजिए, तो आपको अब ये सारी परिकल्पना जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूँ वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया आपका कि एक गैस क्या होती है, बहुत छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और ये सारे अणु क्या होते हैं, समान होते हैं, सारे अणु इक्वल है एक दूसरे के। दूसरा लिखेंगे अपन, गैस के अणु का आयतन, गैस के अणु का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, ये लाइन भी देखना, अच्छी लाइन है, जो अपन ने आइडल गैस पढ़ी थी, पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक, आइडल अपन ने जो आइडल गैस पढ़ी थी, आइडल गैस के अंदर आपके पास क्या आई थी, पी वी इक्वल टू आर टी, वी उस पूरे गैस का आयतन था, वी था उस पूरे गैस का वॉल्यूम है, या यूं कहे कि किसी सिस्टम के अंदर जो गैस भरी हुई है उस सिस्टम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो सेकंड लाइन क्या कहती है कि गैस के अणु का आयतन जो होता है, अणु का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ही कम होगा पात्र के आयतन की तुलना में। अगर आपके पास कहीं पे भी फॉर्मूला आ रहा है, जैसे मान लिया स्मॉल वी अपने पास अणु का आयतन है और कैपिटल वी अपन ने मान लिया उस सिस्टम का आयतन है, तो कैपिटल वी क्या होगा आपका, बहुत ही ज़्यादा होगा किससे, स्मॉल वी से। तभी अपनी आदर्श गैस बनी थी। फिर उस आदर्श गैस को अपन ने रियल गैस में कैसे कन्वर्ट किया था, वो वान डेर वाल ने कैसे बनाया, वो आपके क्लास के अंदर सब कुछ मैंने लिखा रखा है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, एक गैस के अणु की संख्या बहुत अधिक होती है, एक गैस के अणु की संख्या बहुत अधिक होती है। अभी अपन ने देखा स्टार्टिंग में भी जो अपन ने लिखा था, एक गैस के अणु की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि अपन ने देखा था कि गैस है वो पूरा अणु का क्या है, ग्रुप है, जिसमें गैस के अणु अव्यवस्थित गति करते रहते हैं, जिसमें गैस के अणु अव्यवस्थित, इधर उधर है ना, अव्यवस्थित, गैस के अणु अव्यवस्थित गति करते रहते हैं, गैस के अणु अव्यवस्थित गति करते रहते हैं। 3 पॉइंट हो गए अपने कंप्लीट, और तीनों पॉइंट आपको अच्छे से पता है। अगला पॉइंट अपन लिखेंगे, यहाँ तक आप नोट्स बना लेना। चौथा पॉइंट,
इसकी जो इमेजरी की वो क्या है, इसी से अपन अभी आगे प्रेशर का फॉर्मूला निकालेंगे। जब तक अपने को परिकल्पना का मालूम नहीं है तब तक हम प्रेशर का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है इसका, गैस के अणु पात्र की दीवारों से, गैस के अणु पात्र की दीवारों से तथा आपस में भी, पात्र की दीवारों से तथा परस्पर आपस में एक दूसरे से, गैस के अणु पात्र की दीवारों से तथा परस्पर टक्कर करते हैं। कोलिजन हो रहा है इसमें ना, टक्कर हो रही है। ये टक्कर क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ। कोलिजन टक्कर होगी, ये टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, टक्कर दो प्रकार की होती है, कोलिजन और नॉन कोलिजन। एक तो होती है प्रत्यास्थ टक्कर, एक क्या होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर। आपको मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ाया था मैकेनिक्स के अंदर। प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर एक कोई अणु आपका गतिशील है या कोई आपकी ऑब्जेक्ट अगर आपका कंटिन्यू गतिशील है और किसी दूसरे गतिशील अणु से, ये अणु आपका गति भी कर सकता है या रुका हुआ भी होगा, किसी दूसरे अणु से गतिशील या एक रुके हुए अणु से जब ये अणु टकराएगा तो टकराने के बाद ये दोनों अणु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग गतिशील हो जाते हैं। जो मैंने आपको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा रखा है, ये अणु गया और एक स्थिर अणु से टकराया या गतिशील अणु से टकराया तो दोनों अणु एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, अलग अलग गतिशील हो जाते हैं। तो ये टक्कर होती है आपकी कौन सी होती है, कोलिजन वाली है ना, प्रत्यास्थ टक्कर हो जाएगी। और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर क्या होगी कि ये वस्तु बहुत ही छोटी होगी और एक बहुत बड़ी जो एक जगह रुकी हुई है, एक वस्तु बहुत ही छोटी है और एक बहुत ही बड़ी वस्तु जो एक जगह रुकी हुई है उससे जाकर टकराएगी और टकराने के बाद दोनों वस्तु एक साथ हो जाती है। टकराने के बाद क्या होती है, दोनों वस्तु एक साथ हो जाती है। माना ये पहली वस्तु इसका वेग अपन ने मान लिया u1 है, ये दूसरी वस्तु इसका वेग अपन ने क्या मान लिया u2। टकराने के बाद दोनों एक जगह स्थिर हो गई या एक जगह चलने लगी, स्थिर भी हो सकती है या चलने भी हो सकती है। बस अपने को ये ध्यान रखना है अप्रत्यास्थ टक्कर में कि टकराने के बाद पहली वस्तु दूसरी वस्तु में क्या होती है, सिमट जाती है और दोनों एक साथ अगर गतिशील होगी तो एक नए वेग v से गतिशील हो जाती है। तो ये हो जाती है आपकी अप्रत्यास्थ टक्कर। एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, जैसे आपने देखा हो बंदूक की गोली निकलने के बाद लक्ष्य से टकराकर उसके अंदर रह जाती, बस वो कौन सी हो गई, अप्रत्यास्थ टक्कर। जो गोली निकलेगी और निकलने के बाद उसे चिपक जाएगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो जाएगा अणु के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। अणु के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। अणु के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है तथा गैस में सब स्थानों पर घनत्व समान रहता है तथा गैस में सब स्थानों पर डेंसिटी क्या होगी, उनकी इक्वल रहेगी। सब स्थानों पर घनत्व समान रहता है। यह आपकी परिकल्पना है सारी कंप्लीट। ठीक है, 5 परिकल्पना लिखी अपने, पांचों की पांचों देखो इंपॉर्टेंट, बहुत सारी परिकल्पना थी बुक्स के अंदर, लेकिन अपने को जो वास्तव में जो इम्पोर्टेंट है या जिसको अपन बता सकते हैं, क्योंकि अपने को क्या करना, लेंदी भी नहीं लिखना है इसके अंदर, कि जो अपने को फॉर्मूले में काम आएगी या वास्तव में वो उस गैसों के मॉडल के अंदर यूज ली गई है, वही अपन ने 5 स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, और एक चीज़ देखो, चौथा और पांचवा अपन वापस देखेंगे। अणु क्या करते हैं, पात्र की दीवारों से तथा परस्पर भी एक दूसरे से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। टक्कर क्यों कर रहे हैं, कि अपन ने देखा था, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, ये आपका पात्र है और इस पात्र के अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। ठीक है, और ये गैस किससे मिलकर बनी है, बहुत सारे अणु से मिलकर बनी है। ये अणु क्या है, बहुत सारे अणु से मिलकर बनी, और अणु अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू अनियमित या इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। गति करने का मतलब कभी ये दोनों अणु आपस में टकराएंगे, या ठीक है, या इससे टकराएगा ये अणु, या यूं कह दूं ये इस पात्र की दीवार से भी टकराएगा। ठीक है, लेकिन इनकी गति नहीं रोकेगी। फर्क इतना सा होगा, इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इसमें अपन ने प्रत्यास्थ टक्कर क्यों लिखी, प्रत्यास्थ टक्कर लिखने का मतलब ये है कि अणु की साइज क्या है, सेम।
अणु की साइज क्या है, सेम। जब आपको ये चीज़ बताए, जब दो वस्तु मतलब इक्वल होती है, आप आपस में एक दूसरे से टक्कर करती है, तो दोनों क्या होती है, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, या दोनों का फोर्स लगता है वो एक दूसरे पर क्या लगता है, इक्वल लगता है। बस वही चीज़ यहाँ पर बताएगी, ठीक है। और अणु के मध्य ना कोई आकर्षण बल लग रहा है, ना कोई प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। कोई अणु ऐसे होते हैं जिसके ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं, तब वो क्या होता है, आगे की ओर गतिशील होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी पांचों परिकल्पनाएं कंप्लीट है। अब अपन निकालेंगे इसका प्रेशर का फॉर्मूला। अगला टॉपिक हो जाएगा आपका इसी के अंदर, है ना, मॉडल के अंदर। इस मॉडल से अपन क्या कर सकते हैं, इस मॉडल से अपन गैसों के दाब, गैसों के ताप या आयतन या गैसेज जो नियम होते हैं उनको अपन सारे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉयल नियम, चार्ल्स नियम अपन देखेंगे। अब अपन पढ़ेंगे आदर्श गैस क्या होती है और उसके दाब की गणना। आइडियल गैस जो मैंने आपको पहले ही बताया, आदर्श गैस तथा उसके प्रेशर पी का अपन क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। आदर्श गैस के दाब की गणना। आदर्श गैस और आदर्श गैस की क्या करनी है अपने को, प्रेशर पी का क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। अब ये भी देखो स्टार्टिंग में पूरा आपका थ्योरेटिकल चलेगा, फिर उसके बाद अपने पास फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आइडियल गैस। आइडियल गैस किस प्रकार हो रही, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, जो अपन ने वो स्टेटमेंट देखा ना, परिकल्पना, पांचों परिकल्पना, उस पांचों परिकल्पना को अपने को यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। और उसके बाद अपने पास प्रेशर पी का क्या आएगा, फॉर्मूला होएगा। तो अपन लिखेंगे ऐसी गैस, अगर आपको आइडियल गैस की डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, ऐसी गैस जिसके अणु बिंदु मात्रा यानी बहुत छोटे होते हैं। ऐसी गैस जिसके अणु बिंदु मात्र होते हैं। ऐसी गैस जिसके अणु बिंदु मात्र होते हैं, जिनके मध्य कोई अंतर आणविक बल कार्य नहीं करता है। जिनके मध्य कोई अंतर आणविक, पता है ना आपको, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अंतर आणविक बल किसे कहेंगे, अंतर का मतलब अंदर का जो इन साइड में जो उसका फोर्स लगता है, आणविक का मतलब अणु के द्वारा लगने वाला बल। इनके मध्य कोई अंतर आणविक बल कार्य नहीं करता है। अभी अपन ने पढ़ा, देखो पांचवा स्टेटमेंट है नहीं है कि गैसों के अणु के मध्य ना कोई आकर्षण बल लग रहा है, ना कोई प्रतिकर्षण बल लग रहा है, बस वो अपने आप ही क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जिनकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। जिनकी कुल ऊर्जा किस रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। जिनकी कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है। के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता है, और जिनकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, जो निरंतर तथा जो निरंतर यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से कंटिन्यू इधर उधर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, तथा जो निरंतर यादृच्छिक रूप से अनियमित गति करते हैं। निरंतर यादृच्छिक रूप से अनियमित गति करते हैं। वो कौन सी गैस कहलाएगी, आदर्श गैस, आइडियल गैस कहलाती। आदर्श गैस कहलाती हैं, ठीक है। देखो आपको आइडियल गैस का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं छोटा सा, आइडियल गैस किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हो, या यूँ कहे तो एक अपन ने पहले वाली जो क्लास पढ़ी थी उसके अंदर भी अपन ने बताया था, आप वो भी लिख सकते हो कि कौन सी गैस होगी जिसके अणु क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बिंदु मात्र होते हैं, और जिनके मध्य कोई भी इंटरनल मोलिकुलर फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। और जिनकी कुल ऊर्जा वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है, और ये निरंतर क्या होते हैं, अणु यादृच्छिक रूप यानी अपनी इच्छा से अनियमित इधर उधर गति करते रहते हैं। ये कहलाती है आपकी आदर्श आइडियल गैस कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी रूप में होती है, तथा ये अणु कंटिन्यू एक दूसरे की तरफ गतिशील होंगे, ठीक है। अब अपन इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो फॉर्मूला से पहले हालांकि कुछ और लैंग्वेज अपन लिखेंगे यहाँ पर आदर्श गैस के दाब की व्याख्या करने के लिए।
पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। किस प्रकार अपन एक पात्र ले रहे हैं, ये हो जाएगा अपना पात्र। कल वापस इसको अपने को देखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला आज कंप्लीट नहीं होगा, बड़ा फॉर्मूला है। इधर बनाते हैं इसको, थ्योरी अपन इधर लिख लेंगे। इधर जो बनेगा ये हो गया अपना अणु, ये अपना पात्र हो गया। पात्र एक घनाकार ले रहे हैं अपन, है ना, क्यूब के रूप में अपन पात्र ले रहे हैं। और इसकी पर्टिकुलर अपन 3 डायरेक्शन है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र का यूज लेंगे, ये वाला। एक डायरेक्शन आपकी ये हो गई, ठीक है, और एक डायरेक्शन आपकी ये हो गई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में। इसको अपन थोड़ी सी क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। और एक डायरेक्शन आपकी ये हो गई। पढ़ा हो ना अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पर्टिकुलर 3 लंबवत एक्सिस होती है एक दूसरे के। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, इसको अपन ज़्यादा बड़ा नहीं करते। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी क्या हो गई, वाई एक्सिस, और ये आपकी क्या हो गई, जेड एक्सिस। एक घनाकार पात्र है और जिसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, और उसके कितने अणु हैं, n अणु हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी, जब बहुत सारे अणु एक साथ गतिशील होते हैं तो अगर अपने को उनका सभी का एक साथ वेलोसिटी बतानी तो अपन उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। उस वे को अपन किसे लिखते हैं, c से। यहाँ पर ये c नॉट ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट का वेग नहीं है। अपन जनरली c को अपन किससे बताते हैं, प्रकाश का वेग से, लेकिन यहाँ पर c प्रकाश का वेग नहीं पर है। यहाँ पर c किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर c रिप्रेजेंट करता है कि अगर बहुत सारे अणु है उनका टोटल वेग बताना हो तो अपन किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर। जैसे n अणु है, माना पहले अणु का वेग u1 है, दूसरे अणु का वेग u2 है, ऐसे कंटिन्यू n अणु का वेग un है, तो c किसके बराबर हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस un। इस प्रकार अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जब आपने विद्युत चुंबकीय विकिरण, मैक्सवेल की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण थी वो पढ़ी थी, उसके अंदर ये बताते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर c लिखूंगा ना, c टोटल n अणु का वेग हो गया और c वो आपका इस प्रकार डिवाइड होगा। तो ये आपका एक घनाकार पात्र हो गया, और घनाकार पात्र के अंदर क्या हो गया, अब मैं इनके पर्टिकुलर ये जो फलक हैं इनके मैं नाम लिख देता हूँ, ए एच ई एफ जी बी सी और कुछ बचा हो, देखो बी जी, यहाँ पर सी है, ध्यान रखना है ना। ये हो गया आपका सी एफ जी एच ई ए, और ये और आएगा एक, ये अंदर का आ जाएगा डी, ठीक है, डी आ गया। इसमें अपने पास हो गया ये टोटल n अणु है। ये आपके पास कितने अणु हैं, n अणु हैं जो इधर उधर गतिशील कर रहे हैं, कौन से, c वेग से। ये अपने को बताना है, n अणु इधर उधर c वेग से गतिशील कर रहे हैं। बस अब इस डायग्राम को अपन देखेंगे और डायग्राम से अपन क्या निकालते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे फिर अपना फॉर्मूला आएगा। तो आइए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, माना आदर्श गैस के दाब की व्याख्या करने के लिए, माना आदर्श गैस के दाब की व्याख्या करने के लिए, आदर्श गैस के दाब की व्याख्या करने के लिए अपन क्या करेंगे, आदर्श गैस के दाब की व्याख्या करने के लिए V आयतन के घनाकार पात्र में, एक घन के आकार का पात्र है जिसका आयतन क्या है, V आयतन के घनाकार पात्र में n अणु उपस्थित है। कितने अणु टोटल, n अणु उपस्थित हैं V आयतन के घनाकार पात्र में, n अणु उपस्थित हैं। और घन की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, घन की भुजा की लंबाई स्मॉल l है। ये घन है, मान लिया इसकी लेंथ कितनी है अपने पास, स्मॉल l है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, साइड क्यूब है यानी भुजा क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन V बराबर L क्यूब, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखो अपन लाइन टू लाइन हर एक चीज़ लिख रहे हैं, हर एक चीज़ आपके सामने हो रही ताकि आपको
बाद में जब आप इसको पढ़ो या आप इसका नोट्स बनाओ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको सारी लाइनें नहीं मिलेगी ऐसे ना, आपके बुक्स के अंदर रिप्रेजेंट है, क्योंकि बुक्स के अंदर क्या कर रखा है आप देखना, जैसे अपने पास कोई फॉर्मूला आएगा, ठीक है, फॉर्मूला आने के बाद कुछ ऐसे फॉर्मूला आ गया जैसे 2L³/m, मैंने ऐसे लिखा फॉर एन एग्जाम्पल, 2L³/m के रूप में अगर आपका फॉर्मूला है तो उसको सीधा लिख दिया इन्होंने 2V/m। देखना आप इसी फॉर्मूले को इसी टॉपिक के अंदर उसको सीधा क्या लिख दिया 2V/m। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि इन्होंने V कैसे लिख दिया, V कैसे लिख दिया, तो V ऐसे लिखा है कि अपन ने देखा, देखो V कैसे लिखा कि एक आपके सामने घनाकार पात्र है और उसकी साइड की लंबाई क्या है L है। अगर घन की भुजा की लंबाई L होता है तो घन का आयतन V बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या बता सकते हैं, V को L³ के रूप में बता सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ तक ये हो गया, ये एक आदर्श गैस के रूप में हो गई और उसमें अंदर ये टोटल ये N अणु उपस्थित है और इसकी भुजा की लंबाई ये होगी, तो इसका आयतन अपने पास ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसके आगे का फॉर्मूला क्या करेंगे अगली क्लास में अपन निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक पूरे आप अच्छे से नोट्स बना लेना और फॉर्मूलाज को अपन आगे देखेंगे, बस इससे जस्ट आगे चलेंगे ना अपन। ये आपकी क्लास 10 है और क्लास 11 के अंदर अपन देखेंगे। तो आज की क्लास के जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि गत्यात्मक मॉडल के बारे में, गत्यात्मक मॉडल के बारे में समझाइए, गत्यात्मक मॉडल के बारे में समझाइए। आज अपने पूरा थ्योरेटिकल क्लास थी, गत्यात्मक मॉडल के बारे में समझाइए। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया और किसका, गेसु का, ये चीज़ ध्यान रखना है ना, गेसु का अपन पढ़ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गेसु के गत्यात्मक मॉडल की परिकल्पना लिखिए। गेसु के गत्यात्मक मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आज इस क्वेश्चन का आप अच्छे से करना, जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाए थे 5 या 6 स्टेटमेंट वो आपको करने हैं। तो अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे कल दाब वाला। बस आज यहाँ तक ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।